आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे कवर करेंगे हम डेली करंट कवर करेंगे 2 जुलाई का, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और आज के क्लास के बारे में बात करें या आज के सेशन के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, जो कि आरबीआई की तरफ से। और मैं आपके लिए पहले तो बैंक के अवेयरनेस लेके आया हूँ आज, क्योंकि ये वाला जो न्यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं, बाद में हम नेशनल अफेयर्स को कवर करेंगे। तो क्या न्यूज़ आ रहा है हम इसको कवर करते हैं। पहले तो मैं आपका 2 सीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है हम पहले इसको पढ़ते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू किया है, फाइनल गाइडलाइन इशू किया है, कैसे जो है ऑनबोर्डिंग और मॉनिटरिंग करनी है एटीओ का। एटीओ क्या है? आधार एनेबल सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स। तो ये इसके लिए कुछ गाइडलाइन लाया गया है, और इसके ये क्या है, बीसी से कैसे डिफरेंस है, ये हम आगे कवर करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि कब तक जो है इनको अलाउ करने के लिए काम किया गया, कब तक जो है काम कर सकते हैं। इनको जो है जनवरी 1 2026 से जो है ये अपना काम जारी कर सकते हैं। और ये जो रूल और रेगुलेशंस हैं ये अंडर आएगा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या है ये एटीओ। एटीओ का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हो गया आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत जो है जो भी रूरल एरिया में रहता है या रिमोट एरिया में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बैंक नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे जो है ये ऑपरेट करते हैं। कैसे? सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, उस मोबाइल फ़ोन में जो है फिनटेक कंपनी का ऐप होना चाहिए। फिनटेक कंपनी का ऐप होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है पे नियर बाय या तो पेटीएम ऐसा ऐप हो सकता है, और वो ऐप यूज़ करते हुए जो है पर्सन का जो है जो भी बैंकिंग सर्विस रिलेटेड चीज़ें रहती है वो करवा सकता है। तो इसमें क्या रहता है कि एक मान सकते हो कि 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक मोबाइल फ़ोन जो कि एंड्रॉयड होना चाहिए, उसका नेट भी होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है आपने थंब इंप्रेशन देखी होगी, तो वो 2 चीज़ के बेसिस पे जो है पूरा का पूरा बैंकिंग हो सकता है। तो जो बीसी रहता था पहले, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उसमें इशू क्या रहता था कि एक पूरा मशीन कैरी करना पड़ता था, और वो मोस्टली जो कियोस्क रहता था, एसबीआई का अलग से रहता है, आपने देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में मोस्टली कियोस्क से बना रहता है। तो वो चीज़ इधर जरूरत नहीं पड़ती, जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई किराने शॉप में हो सकता है, कोई छोटी सी दुकान में हो सकता है। तो ये जो बेनिफिट ज़्यादा कर देता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, बाकी एक जो है थंब इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी मशीन चाहिए। ठीक है, और ऊपर से पूरी एक कियोस्क बनाने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान में भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन लाया गया है बाय दी आरबीआई। अब ये टच पॉइंट है क्या? जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये टच पॉइंट ऑपरेटर कौन होंगे? ये टच पॉइंट ऑपरेटर मान सकते हो कि जो बैंकिंग है, जो बैंक्स है, वो जो है एक तरह से एजेंट अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ये पूरा का पूरा काम को हैंडल करने वाला है। इनको सिखाया जाएगा कैसे काम करना है, और पूरा का पूरा काम जो है हैंडल किया जाएगा इनके द्वारा। एक मैंने वर्ड का यूज़ किया यहाँ पे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो हम दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या होता है एटीओ और क्या होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का भी सेम काम है, रूरल एरिया और रिमोट एरिया जहाँ पे बैंकिंग सर्विस नहीं पहुँच पाती वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो दोनों का सेम काम है, तो क्या डिफरेंस है हम उसको समझते हैं। जो एटीओ रहता है, इसके अंतर्गत जो भी नॉर्मल आप या हम नॉर्मल पर्सन हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ जो है हम जो बैलेंस है उसको भी चेक कर सकते हैं, उसके साथ हम मिनी स्टेटमेंट में निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो सकती है। और बीसी के बारे में बात करें, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में, यहाँ पे जो है हम डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है लोन, इंपॉर्टेंट है, एटीओ में जो है लोन अप्रूव नहीं हो सकता, लेकिन बीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका लोन भी अप्रूव हो सकता है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ जो है डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, इसके साथ आप जो भी बैलेंस चेक करना चाहते हैं या बैलेंस निकालना चाहते हैं, वो सब कुछ जो है बीसी के अंदर आता है। तो बीसी को एज अ मिनी बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको जो है मिनी बैंक बोला जाता है। बट इसमें एक इशू ये रहती है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा मशीन यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है पूरा का पूरा काम हो पाता है। लेकिन एटीओ की बारे में बात करें, एटीओ में सिर्फ आपको एक नॉर्मल सा आपके पास जो स्मार्टफोन है वो चाहिए, और उसके साथ एक थंब इंप्रेशन चाहिए। लेकिन बीसी में एक टोटल पूरा मशीन चाहिए, उसके साथ जो है एक कियोस्क बनाने की थोड़ी जगह भी चाहिए होती है। तो ये जो है बीसी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन एटीओ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, जिसमें सिर्फ आधार जो है वो वेरिफिकेशन की जाती है और थंब प्रिंट वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बेसिस पे जो आपको विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, ये सारी सर्विस जो बैंकिंग की सर्विस रहती है मिनिमम, वो सारी दी जाती है। ठीक है तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जो एटीओ, इसका मतलब क्या हुआ, आधार एनेबल और टच पॉइंट ऑपरेटर। तो इसके अंतर्गत जो आपका आधार कार्ड है वो लिया जाता है, आधार वेरिफिकेशन किया जाता है बाय यूजिंग बायोमेट्रिक, जैसे कि फिंगरप्रिंट लिया जाता है आपसे, या उसके साथ ही जो है ओटीपी भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऑनबोर्ड करने का काम, एटीओ को ऑनबोर्ड करने का काम एक्विजिंग बैंक का रहता है।
ये पूरा का पूरा जो ATO है इसको ऑपरेट किया जाता है बाय NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि UPI को भी ऑपरेट करता है। यही जो है ऑपरेट करेगा जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है इसको भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। क्या रूल्स और रेगुलेशंस है? तो कुछ ड्यू डेलीगेशन और री KYC कुछ रूल्स लाए गए बाय द RBI। जो भी एक्विजिंग बैंक है वो अगर ऑनबोर्ड करना चाहता है ATOs को, आधार एनेबल टच पॉइंट ऑपरेटर्स को, तो उस केस में चेक करना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी उसने KYC तो नहीं करके रखा हुआ एज अ BC या तो सब एजेंट के तौर पे, ठीक है। BC मतलब वो BC मत समझना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है ये, ठीक है। तो ये जो ATOs रहेंगे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी KYC करके रखी होगी एज अ BC, तब उनको जो है KYC कराने की जरूरत नहीं है। और ये जो है रूल्स और रेगुलेशन अंडर द KYC नॉर्म्स जो RBI का मास्टर डायरेक्शन आया था 2016 उसके अंतर्गत फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर बात करें कि उन्होंने अगर ऑलरेडी करके रखा होगा तब तो ठीक है, KYC अगर एज अ BC करके रखा होगा तब तो ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो उनको जो है फ्रेश KYC करना पड़ेगा एज पर RBI डायरेक्शन 2016 के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी अगर उन्होंने KYC करके रखा होगा तो क्या होगा? तो अगर उन्होंने ऑलरेडी KYC करके रखा होगा, एग्जिस्टिंग KYC उनके पास ऑलरेडी होगा एज अ BC या सब एजेंट, तो उनको वापस KYC कराने की जरूरत नहीं, वो अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ATO, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना कि जो ATO है वो सिर्फ एक ही बैंक के साथ काम कर सकता है। जो भी एजेंट चॉइस किया जाएगा वो जो है एक ही बैंक के साथ काम कर सकता है, वो ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल बैंक के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, तो एक ही बैंक के साथ काम कर सकता है। इसके साथ जो भी ATOs रहेंगे इनके ऊपर जो है कंटिन्यूसली बैंक की तरफ से जो है निगरानी भी रखी जाएगी। तो इनका जो रेगुलरली जो है इनके ऊपर जो है निगरानी रखी जाएगी कि इनका ट्रांजेक्शन सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं और कैसे जो ये काम कर रहे हैं। और बात करें कि अगर इनका ट्रांजेक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब क्या कि 6 महीने तक जो है कोई अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ ATO का, तो इनका जो है वापस एक KYC हो सकता है। अगर 6 महीने तक, ये चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ वर्ड मेरा याद रखना कि 6 महीने तक अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो अगर उस केस में अगर यस रहेगा तो उनको जो है वापस से री KYC करनी पड़ेगी। अगर नो रहेगा, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने KYC नहीं करवाया होगा, तो उस केस में जो है वो अपना ऑपरेशन जो है कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक जो है इनके ऊपर निगरानी रखेगी और बैंक के ऊपर एक पावर रहेगा कि वो जो है सेट कर सकता है लिमिट, कितना जो है लिमिट देना है ATOs को कि वो अपना मनी हैंडल कर सकते हैं, पैसा हैंडल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क लेवल। तो अगर ज़्यादा रिस्की रहेगा तो उसको तो कम मनी जो है पैसे जो है हैंडल करने दी जाएंगी, अगर लो रिस्क रहेगा तो उनको जो है ज़्यादा मनी हैंडल किया देना जाएगा बाय दी बैंक। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, मुझे टोटल 3 घंटा लग गया था इसको बनाने में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इसके बारे में, मेरी टीम ने रिसर्च भेजा था इसके ऊपर और रिसर्च भेजने के बाद भी मेरे को 3 घंटा लग गया इसको पूरा सेट करने में। चलो कोई इशू नहीं, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे जो है पूरा प्रोसेस है और कैसे जो है हमने इसको ईजी करने की कोशिश की गई है। कुछ डेफिनेशंस जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है। ये एक तरह का बैंकिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत आधार नंबर और फिर OTP या तो जो बायोमेट्रिक है उसके अंतर्गत आप जो है बैंकिंग सर्विस ले सकते हो, लाइक कैश विड्रॉ, बैलेंस चेक, ये सब कुछ। नॉर्मल लोन वाली चीज़ें नहीं आती इसमें, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि लोन वोन नहीं हो सकता। लोन वोन करने के पास जो है BC के पास ही जाना पड़ेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाना पड़ेगा, तभी जो है हो पाएगा। ATO एक नॉर्मल सर्विस देने का काम करता है जिसके अंतर्गत आप कैश विड्रॉ और फिर बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट, ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्विजिंग बैंक। एक्विजिंग बैंक कौन होगा? द बैंक डेट अपॉइंट और मैनेज जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, ऑपरेटर्स हैं, इनको मैनेज जो करेगा उसी को जो एक्विजिंग बैंक बोला गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ आप देख सकते हो, टच पॉइंट जो कि एजेंट की तरह काम करेगा वो रहेगा, और टच पॉइंट जो एक तरह का डिवाइस है, मतलब मान सकते हो फ़ोन ही है, ठीक है, वो एक्विजिंग बैंक के द्वारा जो सेटअप किया जाएगा। और फिर जो टच पॉइंट ऑपरेटर रहेगा वो एक तरह का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हो सकता है या सब एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अंदर मान सकते हो कि सब कास्ट है, ठीक है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग बड़ा है, उसके अंदर जो है ये आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को भी जो है हैंडल करने दे सकते हैं आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। अब ये जो है रेगुलेशन अभी 27 जून को इसके ऊपर आया था रेगुलेशंस, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा नोटिफिकेशन है। क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है, एक तो देखो यार हम नए क्रिएटर हैं, ठीक है, नए क्रिएटर का चक्कर ये रहता है कि बच्चे ट्रस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेटली यार नए क्रिएटर है, आपका एग्ज़ाम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम कुछ ख़राब हो जाए कुछ ख़राब पढ़ने की वजह से। लेकिन मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है RBI का जो सर्कुलर है वही प्रोवाइड करूँ, जिसके साथ आपको समझ आए कि हम जो है सर्कुलर भी कवर करते हैं। अगर आप यही कंटेंट दूसरे जगह पढ़ोगे तो आपको सेम कंटेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में मिलेगा। तो मैं कभी नहीं मना करता कि दूसरे का मत पढ़ो, दूसरे का पढ़ के आओ, उसके बाद देखो कैसा कंटेंट है, और उसके बाद देखो कि फॉलो करना है कि नहीं, ठीक है।
क्योंकि हम भी जो है सेम तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, जो बड़े बड़े एडटेक कंपनी है। बट चीज़ ये है कि हम जो है थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, थोड़ा न्यूज़ कभी कभी टाइम लग जाता है और कभी कभी जल्दी भी बन जाता है, ठीक है। तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑलरेडी ज्वाइंड है उनको पता है कितना बेनिफिट हुआ है। पिछले साल ही हमने 1000 मेंबर्स में से हमने 150 जो है स्टूडेंट को क्लियर करवाया था एग्ज़ाम। तो इस बार भी प्लान है कि ज़्यादा लोग और ज़्यादा क्लियर होंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं होता, अगर आप पैराग्राफ से पढ़ सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं माइंड मैपिंग पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। तो अगर वो उस तरह से क्लियर हो पा रहा है तो वो करो, इस तरह से क्लियर हो पा रहा है तो ये करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है SBI का अभी 70 एनिवर्सरी थी 1 जुलाई 2025 में। 1 जुलाई 2025 में SBI की क्या थी, 70 एनिवर्सरी थी। तो इन्होंने एक चीज़ बताई यहाँ पे, इनकी जो एनिवर्सरी हुई थी यहाँ पे, कि हम जो है रूफटॉप पैनल जो है 4 मिलियन घर को जो है एम करते हैं बाय 2026-27। तो 2026-27 तक जो है SBI का प्लान है टोटल 4 मिलियन घर को जो है एक तरह से सोलर पैनल रूफटॉप दिया जाएगा। और ये जो है गोल है इंडिया का कि 2070 तक जो है हम नेट जीरो हो जाएंगे, उसको फोकस करते हुए किया गया। तो ये गोल पूरा करने के लिए ये चीज़ की गई है। मोस्टली फोकस रहने वाला है SBI का जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज रहते हैं, यहाँ पे जो है क्लीन एनर्जी पहुँच पाए, ठीक है। कुछ की हाइलाइट्स जो कि SBI @70 मतलब जो 70 एनिवर्सरी थी यहाँ पे ली गई थी, हम उसको भी कवर करते हैं। पहला तो जो रूफटॉप मिशन है इसके अंतर्गत बोला गया कि 40 लाख हाउस होल्ड को जो है पावर करने का काम करेगा। और यहाँ से तो क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांस है, ठीक है, लेसन पढ़ने में आता है, तभी आपको पढ़ते हुए चलना है। अगर बात करें एग्रीकल्चर लैंडिंग के ऊपर तो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है डिस्बर्स किए जाएंगे, जो कि हाईएस्ट है इन इंडिया। ये थोड़ा स्पेस आना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं आपको जो PDF पढ़ करता हूँ वहाँ पर कर दूंगा। तो ये जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए जो डिस्बर्स करने की बात करता है SBI, और ये जो है सबसे ज़्यादा रहने वाला है हमारे इंडिया में, जो मोस्टली एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, FPOs, फार्म एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और फिर कॉर्पोरेट को जो है सपोर्ट करेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पैक्ट भी जो है इसके लिए SBI टोटल बोल रहा है कि 610.8 करोड़ रुपए जो है स्पेंड किया है ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें SBI ने करके रखे हैं, ये SBI का कहना है, ठीक है। तो इधर ये सारी चीज़ें SBI ने बोली है जब इनका ये एनिवर्सरी था, 70 एनिवर्सरी था। इसके साथ ही बोला गया कि एनवायरमेंटल एक्शन लिया गया, जिसके अंतर्गत 9 लाख प्लांट जो है कावेरी बेसिन में जो है प्लांट किया गया है बाय दी SBI। और बाकी चीज़ भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ाने लायक कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। वीडियो के थ्रू पढ़ लो पॉज करके, या तो आप PDF में पढ़ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ग्रुप का दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इवन www.mappingoffice.com पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करें डिफेंस की तरफ से, तो डिफेंस की तरफ से एक न्यूज़ है जो कि डिलीवरी है। ये आप देख सकते हो, ये शिप, ठीक है। तो ये शिप को डिलीवर किया है जिसका नाम है अदम्या। अदम्या के बारे में बात करें तो ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और ये एक तरह डिफेंस PSU है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है जो फास्ट पेट्रोल वेसल है ये सौंपा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को। अब ये फास्ट पेट्रोल वेसल के ऊपर कोई वेपन नहीं होता नॉर्मली, ये मोस्टली जो है कोस्ट लाइन में जो है पेट्रोलिंग करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इसके ऊपर अक्टूबर 2024 में ही साइन की गई थी कॉन्ट्रैक्ट, और अब जाके जो है पहला जो है FPV जो है डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहला FPV जो है डिलीवर किया जा रहा है। कहाँ पे डिलीवर किया गया है, जो वास्को डामा है गोवा में, वहाँ पे डिलीवर किया गया है। और ये जो है पहला फास्ट पेट्रोल वेसल रहने वाला है अंडर दी 8 FPV प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी 8 FPV प्रोजेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, एक एक नाम पहले तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको मिलेगा अक्षर के साथ आपको 1271 जो इसका नाम याद रखना है, ठीक है, कोड नेम है। और फिर इसको जो है अक्टूबर 2024 में ही साइन किया गया था, बट अब तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, बट फ्यूचर में आपको ये सब की डिलीवरी भी मिल जाएगी। बात करें फिर अमूल्य, फिर वो मिलेगा आपको, इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में। फिर अक्षया, इसको लॉन्च किया था जनवरी 2025 में। और अक्षल के बारे में तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा भी था, इसको जून 16 2025 में, ये जून का न्यूज़ है, तो इसको यहीं पे लॉन्च किया गया था। और बाकी अपकमिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सारे भी। क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में आपका ये चल रहा होगा, क्या ये हमें 8 नाम पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, डेफिनेटली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार भी प्रोजेक्ट 75 के बारे में पूछा गया हुआ है। प्रोजेक्ट 75 आपको जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत टोटल 5 शिप आते थे, कावेरी ये सारे सारी शिप आती थी। तो इसके ऊपर पूछा गया था पहला कौन सा शिप था,
ठीक है। तो न्यूज़ तो आई थी 5th शिफ्ट के ऊपर कि 5th शिफ्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन इनका जो है क्वेश्चन में एग्जाम में आपको पहला शिफ्ट पूछा गया था, पहला शिफ्ट जो है कौन से जो है प्रोजेक्ट 75 के अंदर आती है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी हिसाब से जो है आपको जो ये 8 नाम दे के रखा है, इसको पढ़ते हुए जाना है। पहला जो शिफ्ट है इसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पहला शिफ्ट जो है अभी लॉन्च हुआ है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है हमें, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली डिफेंस की। अब हम पढ़ते हैं नेशनल के ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा PDF को ऊपर ले जाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, थोड़ा सा टाइम दे दो बस मेरे को, ठीक है। अब नेशनल के ऊपर पढ़ते हैं। मैंने बैंकिंग आपको पहले करा दी क्योंकि वो थोड़ा समझना मुश्किल था, और जो मुश्किल होता है समझना उसको हम पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेशनल के ऊपर पढ़ते हैं। तो नेशनल में क्या न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू किया गाइडलाइन फॉर प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे कुछ गाइडलाइंस लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं वो भी काम कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह से, ठीक है। जिसके से जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं वो बूस्ट होगा। क्या होगा? जिसके से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो है वो बूस्ट होगा। अगर बात करें अभी के टाइम पे सिर्फ 4 हमारे पास PSUs हैं, गवर्नमेंट की PSUs हैं, जो कि इस एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम कर रही है। कौन कौन सी? पहले तो आपको NTPC मिलेगा, मतलब क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, ये मिलने वाला है। दूसरी जो है आपको मिलेगी PSU सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। तीसरा मिलेगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश बेस्ड है। और चौथा मिलेगा आपको नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉर्पोरेशन, जो कि फरीदाबाद हरियाणा बेस्ड है। टोटल 4 कंपनी थी पहले, लेकिन अब जो है कंपनी बढ़ जाएंगी आफ्टर दिस। प्राइवेट जो कंपनी है वो ऐड होंगी इसमें। तो प्राइवेट कंपनी जैसे अदानी हो गया, टाटा हो गया, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में, वो भी इसका जो है पार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा मैं पहले आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे जो है चीज़ें होने वाली है, बाकी बात आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। ये वैसे तो जो PDF है यहीं पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी, बट कंटेंट राइटर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया आई थिंक। तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो PDF आएगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कैसे जो इसका वर्किंग रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने वर्किंग ऐड नहीं किया, तो हम वर्किंग में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब यहाँ से एक कंपनी ले लेते हैं, कैसे, कौन सी कंपनी ले, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, क्या नाम है, SEIC, ठीक है। और ये जो है एक तरह से ट्रैफिक बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत होगा। तो आपको समझ आ गया कि इसमें जो है ऑक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आप मान सकते हो कि डिस्कॉम मान सकते हो कि राजस्थान में जैसे कि टावर लगा है, ठीक है। तो डिस्कॉम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएंगी तो वो उसके साथ भी पार्टनर करके रखेगा जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक तरह से क्या काम कर रही है, एक तरह से REIA की तरह काम कर रही है। तो ये तो एक तो डिस्कॉम के साथ जो, या तो जो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ पार्टनर करके रखेगा, उसके साथ ही जो है कंपनीज के साथ भी पार्टनर करने का काम करेगा। अब कंपनीज क्या करेंगी, जैसे कि 3 तरह की कंपनी है, कंपनी A, B एंड C। तो तीनों की तीनों कंपनी बोलेंगी हम जो है यहाँ पे एक रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। कैसा प्रोजेक्ट? मान लेते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो A बोलेगा मैं सोलर प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्लांट बनाऊंगा, बनाने के बाद जो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा वो मैं 2 रुपये 50 पैसे करके पर यूनिट करके जो है प्रोवाइड करूंगा। B बोलेगा मैं जो है 3 रुपये करके प्रोवाइड करूंगा पर यूनिट। C बोलेगा मैं जो है 4 रुपये करके प्रोवाइड करूंगा। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये क्या करेंगी, जो सबसे सस्ते में दे रहा होगा, एक दे रहा है सबसे सस्ते में, तो A को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी 2 को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, A को सिलेक्ट किया जाएगा कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपका प्लांट है, सोलर पावर से जो भी प्लांट है वो बनेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी आप जो है स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जिसको डिस्कॉम बोला जाता है, उसको देने का काम करोगे। तो इसके अंतर्गत जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक तरह से PPA एग्रीमेंट साइन करेगा। PPA एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करेगा जो भी कंपनीज रहेगा, ठीक है, जिसके साथ ऑक्शन किया रहेगा उसके साथ जो है PPA एग्रीमेंट साइन करेगा। और दूसरा जो है डिस्कॉम के साथ जो है PSA एग्रीमेंट साइन करेगा, परचेज सेल एग्रीमेंट साइन करेगा, जिसके अंतर्गत परचेज सेल एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी लिखा रहेगा कि इतना यूनिट में इतना पैसा मिलेगा, और वो सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत रहने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, समझ आ गया होगा। जो कंपनीज है उसके साथ जो है परचेज पावर एग्रीमेंट साइन करेगा, और जो डिस्कॉम है, जो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके साथ जो है परचेज सेल एग्रीमेंट साइन करेगा। तो उसके बाद जो है जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है प्रोवाइड की जाएंगी कंपनी से सीधे सीधे डिस्कॉम को, और ये जो SEIC है वो एक तरह से मिडिल मैन की तरह काम करने का रहने वाला है,
तो आपको समझ आ गया होगा पूरा पूरा प्रोसेस जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या काम रहने वाला है रेन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का। और अब प्राइवेट को भी अलाउ कर दिया गया है। तो कौन कौन सी कंपनी और कुछ क्या क्या रूल और रेगुलेशन है, हम उसको एक एक करके कवर करते हुए चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है, पहली चीज तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, फॉरेन की कंपनी अलाउड नहीं है, इसके लिए इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और वो कंपनी जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। और वो कंपनी जो है कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग लाइसेंस लेनी पड़ेगी उनको, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है इनसे, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 लाइसेंस भी रहता है, डिफरेंट कैटेगरी रहते हैं, तो उसमें से कैटेगरी 1 लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। और इसके साथ ही बोला गया है कि जो भी कंपनी REIA बनना चाहता है उसको जो है नेटवर्थ मोर देन 5 करोड़ से ज़्यादा होना पड़ेगा। उसके साथ ही जो उसकी क्रेडिट रेटिंग है वो A या तो A से ऊपर रहना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग A होता है, AA+ AA रहता है, AA AAA रहता है और AAA+ भी रहता है। तो इसमें रेटिंग जो है A की मानी गई है बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इसके साथ ही बोला गया कि अगर बात करें कि बोर्ड अप्रूवल लेने के लिए कौन कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, उसके लिए जो है REIA के पास जो है सबमिशन करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो है ये 2, 3, 5 जो भी बोर्ड मेंबर हैं उसके लिए, ठीक है। तो उनको पहले बताना पड़ेगा, तभी जो बोर्ड मेंबर सेलेक्ट कर सकता है। टोटल जो है इनका जब बनाया जाएगा, इनको जब एलिजिबल किया जाएगा, टोटल 5 साल जो है इनको एज अ लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएंगी। और इसके साथ अगर इनका लाइसेंस ख़त्म भी हो गया तो उससे पहले जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए होंगे उसके लिए ऊपर इनकी ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल कोई कंपनी ए ने काम किया, ठीक है, सोलर पावर प्लांट बनाया और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो वादा की गई है उतना प्रोवाइड किया और उसके बाद जो सोलर प्लांट था उसमें गड़बड़ होगी 5 साल बाद, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लाइसेंस खत्म होने के बाद भी एक ही रहने वाली है, ठीक है। और ये जो 5 साल का जो टाइम दिया गया है ये टाइम जो है कम भी हो सकता है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्राइवेट जो एजेंसी है वो भी पार्ट ले, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो ज़्यादा से बढ़े, कंपटीशन बढ़ेगा तो उस वजह से जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी सस्ते रुपए में, ठीक है। अभी के टाइम पे 4 ही हैं, 4 PSUs ही हैं, तो इनकी वजह से जो वैल्यू है वो कम मिल रही है एज पर जो पैसा, क्योंकि कंपटीशन कम है ना। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलता है फर्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो ये इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा पंजाब में बनाया गया है और इसको भूपेंद्र सिंह जी ने बनाया, जो कि एक तरह के बिल्डर है, ठीक है। ये बिल्डर है जिन्होंने वुडन टेम्पल बनाया, पूरा का पूरा वुडन टेम्पल बनाया है। और बनाया नहीं है, सॉरी, बनाने का काम रहने वाला है, ठीक है, या बना लिया, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर न्यूज़ पढ़ा था बट मैं भूल गया हूँ, आई थिंक ये बन चुका है, ठीक है। तो ये जो है पंजाब में बना है। टोटल बोला जा रहा है कि फिनिश वुड यूज़ किया गया, टोटल कंस्ट्रक्शन टाइम जो है 3 महीना, हाँ ये ऑलरेडी बन चुका है, 3 महीने का जो है इसको कंस्ट्रक्शन टाइम लगाया गया। और टोटल ये 40 बाय 40 फीट बाय 40 फीट इसका साइज रहने वाला है। इसका जो डिज़ाइन है वो आपको मिलेगा अकबर सिंह ने जो है इसका पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये जो वुडन जो गुरुद्वारा है इसका, ये थोड़ा लेसन में आता है न्यूज़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना। और ये सारे न्यूज़ तो ज़्यादा पढ़ाने लायक होता नहीं है, तो मैं ये सारे न्यूज़ को सिर्फ गो थ्रू कर लेता हूँ, एक बार अच्छे से मतलब देखता नहीं हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और वीडियो छोड़ के जाना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाने लायक चीज़ है भी नहीं। और दूसरा फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो दूसरा फर्स्ट न्यूज़ मिलेगा कि इंडिया का पहला मरीन टाइम सेक्टर NBFC बनाया गया है, जो कि जो मरीन टाइम जो शिप इंफ्रास्ट्रक्चर या मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पैसे देने का काम करेगा। इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, जो कि सोनोवाल जी हैं इनके द्वारा। और ये इंडिया का पहला NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि मरीन सेक्टर में फोकस करते हुए बनाया गया है। NBFC के बारे में बात करें, NBFC का काम लाइसेंस देने का काम RBI का रहता है, तो RBI ने इसको लाइसेंस दिया है। और ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है, सबरीमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को NBFC का लाइसेंस मिला। और ये पहली इंडिया की कंपनी बनी है जो कि एक तरह से NBFC की तरह काम करेगी। ये लाइसेंस किसके द्वारा दिया गया है? ये लाइसेंस RBI की तरह दिया गया है। अगर बात करें कि जो सबरीमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक तरह क्या है, मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है कैटेगरी 1 का, ये चीज़ पे आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ की इनिशिएटिव लिया गया था, जैसे किसी की सागर सेतु बनाया गया था, जो कि एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसके साथ ही जो है डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था, और इसको जो है सीडीएक के साथ पार्टनर करके किया गया था। ये सारे न्यूज़ तो हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, बस ये इन्होंने वापस से इधर जो सोनोवाल जी है इन्होंने वापस ये सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, तो इसको हम जल्दी जल्दी उड़ाते हैं। और जो पढ़ने लायक चीज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। नेक्स्ट एक बटरफ्लाई सेंचुरी है,
ये भी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट एक बार तो भी आप घुमा लेना, ठीक है। अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी जो है बनाया गया, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम रखा गया था, जो कि केरला में है, ठीक है। तो बात करेंगे बैंक की शादी का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना रहेगा तो 349 में ले सकते हो, 1 साल का पूरा टोटल सब्सक्रिप्शन रहता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, मैपिंग मैगजीन, डेली की PDF, वीकली की PDF, सब कुछ मिल जाता है। तो लेना रहेगा तो ले लेना। बाकी सोल्यूशन के ऊपर पढ़े तो अभी 100 ईयर ऑफ जैन लीडर जो आचार्य महाराज हैं उनके ऊपर किया गया है, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसमें जो PM मोदी जी हैं, मोदी जी को जो है धर्मा चक्रवर्ती जो है दिया गया जैन कमेटी के द्वारा, और इसके साथ ही जो है 100 रुपये का जो है पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज़ किया गया है। बाकी चीज़ हम यहाँ से पढ़ सकते हो, PDF से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, आप यहाँ से पढ़ लेना, मैं अपने को साइड कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक सेलिब्रेशन आ रहा है अभी 50 ईयर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ है, और इसको अमित शाह जी ने किया है, ठीक है, अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो यहाँ पे एक तो हिंदी एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। और चीफ गेस्ट जो है अमित शाह जी को लाया गया, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, चीफ गेस्ट इनको लाया गया, और इन्होंने जो 50 ईयर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ है उसको भी सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से जो है चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके या तो PDF के थ्रू आप पढ़ सकते हो। PDF कहाँ पे मिलेगा? PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के बारे में बात करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहेंगे, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरा काम ये है कि वीडियो और फिर जो कंटेंट है वो शॉर्ट में बनाया जाए, मेरा डेफिनेटली यार 3 से 4 घंटा, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि करंट अफेयर्स बनाने के लिए, बट कोई नहीं यार, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो अभी मेरा प्लान है कि 150 से हमें जाना है कम से कम 500 के आसपास, ठीक है। तो 500 के आसपास सिलेक्शन करने का प्लान है, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए हम करते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।